हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं होम साइंस का आज का अपना टॉपिक। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे जो जीआईसी का थर्ड पार्ट को। ठीक है, इसके पहले दो वीडियो में मैंने 30 क्वेश्चंस के दो वीडियो बनाए, आप लोग ज़रूर देखिएगा। वो जीआईसी का 2015 का प्रीवियस ईयर है, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग आगे देखते हैं। तो 62 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं होम साइंस का आज का अपना टॉपिक। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के भी मुझे आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नर्सरी स्कूल का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? अच्छा शरीर व पर्याप्त गत्यात्मक समन्वय विकसित करना। सही बात है। स्वास्थ्य की अच्छी आदतों का विकास करना, ये भी नर्सरी स्कूल में सिखाया जाता है। संवेगात्मक परिपक्वता एवं अच्छी अभिवृत्तियां विकसित करना, तो ये सारी चीजें क्या है, नर्सरी स्कूल के उद्देश्य है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है ऑल। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए आगे देखते हैं। मोती पिरोने में आवश्यकता होती है, तो जब हम लोग मोती पिरोते हैं तो किसकी आवश्यकता होती है? तो क्या पेशी कुशलता की आवश्यकता होती है? क्या उसमें हम लोग को ताकत दिखानी पड़ती है? बिल्कुल नहीं, गलत बात है। छोटी पेशी कुशलता नहीं, कोई ताकत का तो काम है नहीं। नेत्र समन्वय, तो केवल नेत्र का समन्वय कैसे होगा? ठीक है, तो केवल नेत्र का समन्वय नहीं होगा। नेत्र और हाथ, जब तक हाथ और आंख दोनों का समन्वय नहीं होगा तब तक मोती पिरोने में जो है वो सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए मोती पिरोने में आवश्यकता होती है किसकी? नेत्र और हस्त समन्वय दोनों की। आगे देखते हैं। विकास के सभी क्षेत्र संबंधित होते, विकास के सभी क्षेत्र होते हैं, क्या होते हैं? एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, वातावरण से प्रभावित होते हैं या फिर आनुवंशिकता से प्रभावित होते हैं। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो विकास के सभी क्षेत्र है वह यहाँ पर आंसर से हो जाएगा हमारा एक दूसरे से संबंधित होते हैं। कैसे? जब देखिए, शैशवावस्था, गर्भावस्था, गर्भावस्था के बाद बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद शैशवावस्था, गर्भावस्था के बाद शैशवावस्था, शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था, किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था। इस तरीके से क्या होता है, एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक हम लोग पहुंचते हैं। ऐसा नहीं कि सीधे एक से तीसरे में पहुंच गए या एक से चौथे में पहुंच गए, नहीं। तो एकदम लाइन से एक दूसरे से संबंधित होते हुए चीज़ें आगे बढ़ती हैं। ठीक है, तो एक दूसरे पर निर्भर बिल्कुल नहीं होती हैं। वातावरण का प्रभाव तो होता है और आनुवंशिकता दोनों का प्रभाव होता है, लेकिन अकेले वातावरण या फिर अकेले आनुवंशिकता का प्रभाव नहीं होगा। जब भी प्रभाव होगा तो वातावरण और आनुवंशिकता दोनों का होगा। ठीक है, यहाँ अलग अलग दिया है, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर ये नहीं सही होगा। वातावरण और आनुवंशिकता दोनों दिया रहता तब तो डेफिनेटली हमारा आंसर यही सही होता, लेकिन यहाँ पर अलग अलग दिया गया है, तो वातावरण और आनुवंशिकता के प्रभाव को हम लोग अलग अलग नहीं देखते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप लोग? तो इसलिए जो विकास के सभी क्षेत्र होते हैं वह एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर सही हो जाएगा ए। आई थिंक आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे देखते हैं। विकास की उत्पत्ति होती है, विकास की उत्पत्ति कैसे होती है? तो परिपक्वता और बुद्धि की परस्पर क्रिया से, प्रशिक्षण और अभ्यास की परस्पर क्रिया से, परिपक्वता और अधिगम की परस्पर क्रिया से, तो या फिर प्रशिक्षण एवं अधिगम की परस्पर क्रिया से। तो यहाँ हमारा आंसर सही हो जाएगा कि जो विकास की उत्पत्ति होती है वो परिपक्वता और अधिगम की परस्पर क्रिया से होती है। ठीक है, परिपक्वता और बुद्धि की परस्पर क्रिया से बिल्कुल नहीं होती, परिपक्वता और अभ्यास की परस्पर क्रिया से नहीं होती है। कैसे? तो जैसे देखिए, अगर हम किसी 9 महीने के बच्चे को दौड़ना सिखाएं तो क्या वह सीख सकता है? बिल्कुल नहीं सीखेगा। जब तक वह शारीरिक रूप से परिपक्व नहीं हो जाता हम उसे कुछ भी सिखा नहीं सकते। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो शारीरिक रूप और शारीरिक परिपक्वता और अधिगम का क्या है, आपस में गहरा संबंध है। जब बालक शारीरिक रूप से परिपक्व होता है तभी हम उसको चीज़ें सिखा सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी, परिपक्वता और अधिगम की परस्पर क्रिया ही विकास की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, टीबी से बचने के लिए बीसीजी का टीका कब दिया जाता है? तो देखिए, टीबी से बचने के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है 1 माह में। जन्म के बाद शिशु को लगने वाला सबसे पहला टीका कौन सा होता है? वह बीसीजी का टीका होता है। ठीक है, यह 1 माह के अंदर जो है वह लगाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवजात शिशु को सामना करना पड़ता है किस किन चीज़ों का? तो संवेगात्मक समस्याओं का, सामाजिक समस्याओं का, समायोजन की समस्याओं का या फिर शारीरिक समस्याओं का। तो जो नवजात शिशु होता है उसको संवेग का तो कोई ज्ञान नहीं होता है, समाज में वह जाता नहीं है, अभी समाज में उसका प्रवेश नहीं
होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। सबसे ज़्यादा अगर उसको समस्या होती है तो एडजस्टमेंट से होती है, यानी कि समायोजन से होती है। ठीक है, उसे समायोजन की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसकी दिनचर्या क्या, वो केवल जो है वह एक ही पोजीशन में होता है। आप लोगों ने भी ध्यान दिया होगा, जो नवजात शिशु होता है वह ज़्यादातर टाइम सोते हुए ही अपना बिताता है और एकदम हाथ बांध के पैर को एकदम सिमट के ही वह सोया रहता है। क्यों? क्योंकि वह पूरे टाइम गर्भ में क्या रहता है, उसी पोजीशन में रहता है। इसलिए वो जब बाहर आता है तो उसे समायोजन के लिए कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो यहाँ पर आंसर हमारा सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट है हमारा, नवजात शिशु का औसत भार कितना होता है? तो 7.5 पौंड जो है वह नवजात शिशु का औसत भार होता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया था, यानी विकासात्मक कार्य का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? तो यहाँ पर है हमारा ऑप्शन सही हो जाता है, एविंगहर्स्ट ने विकासात्मक कार्य का कॉन्सेप्ट दिया था। जन्म के पश्चात नवजात शिशु का प्रथम सप्ताह में वजन कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। गलत बात है, उसे पूर्ण रूप से भोजन दिया जाता है। वह बाह्य वातावरण में सामंजस्य से बैठाता है। आगे देखते हैं, वह ज़्यादा समय सोता है, इसकी वजह से उसका वजन नहीं घटता। उसकी देखभाल ठीक से नहीं होती, इसकी वजह से उसका वजन कम नहीं होता। गलत बात है। यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, वह बाह्य वातावरण में सामंजस्य से बैठाता है, इस कारण उसका वजन में जो है वह गिरावट आती है। अब इसके पहले हम लोगों ने अच्छे से समझा है। आगे देखते हैं, विकास से तात्पर्य है, विकास से क्या तात्पर्य? गुणात्मक परिवर्तन, परिमाणात्मक, जिसे कि हम लोग मात्रात्मक परिवर्तन भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, परिमाणात्मक परिवर्तन को मात्रात्मक, यानी कि जिसे हम लोग माप सकें। ठीक है, जिसका मापन किया जा सके। गुणात्मक परिवर्तन का मापन क्या है? नहीं किया जा सकता। तो विकास का तात्पर्य है गुणात्मक परिवर्तन से, परिमाणात्मक या मात्रात्मक परिवर्तन से, गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाएगा, जो विकास का तात्पर्य है वह गुणात्मक, यानी कि गुणों के आधार पर और मात्रात्मक परिवर्तन के आधार पर दोनों से है। कैसे? कि जैसे विकास के अंतर्गत ही शारीरिक वृद्धि और मानसिक विकास दोनों का ही कॉन्सेप्ट आता है। ध्यान दीजिएगा, शारीरिक वृद्धि और मानसिक वृद्धि, मानसिक विकास दोनों का कॉन्सेप्ट आता है। तो शारीरिक वृद्धि को तो हम लोग माप सकते हैं, जो किसके अंतर्गत आ गया? परिमाणात्मक के अंतर्गत। और मानसिक विकास को हम लोग माप नहीं सकते, उसके गुणों के आधार पर उसका आकलन कर सकते हैं। जैसे कोई अच्छा बच्चा कुछ अच्छा काम करता है तो पता चलता है कि हाँ, उसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं हाँ, इसके अंदर मैनर है, ये अच्छी बातें करता है, अच्छी चीज़ें बोलता है, सीखता है। ठीक है, तो मात्रात्मक परिवर्तन किस पर आधारित, जो गुणात्मक परिवर्तन होता है वह मानसिक विकास पर आधारित होता है, जबकि जो परिमाणात्मक परिवर्तन होता है वह शारीरिक विकास पर आधारित होता है। तो विकास से तात्पर्य गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे देखते हैं, वसा युक्त परत जो तंत्रिका तंतु को घेरती है, वसा युक्त परत जो तंत्रिका तंतु को घेरती है क्या कहलाती है? तो माइलिन शीट कहलाती है। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सी प्रक्रिया भोज्य पदार्थ में जीवाणु को जाने से रोकती है? कौन सी प्रक्रिया भोज्य पदार्थ में जीवाणु को जानने से रोकती है? तो इरेडिशन प्रोसेस जो होता है वह भोज्य पदार्थ में जीवाणु को जाने से रोकता है। आगे देखते हैं, कैलोरी इकाई है किसकी? बीएमआर की नहीं, बीएमआई की नहीं, तो गर्माहट या तापक्रम, इनमें कंफ्यूजन है। तो देखिए, जो कैलोरी है वह इकाई है ऊष्मा या फिर ऊर्जा। ऊर्जा की इकाई भी कैलोरी है और ऊष्मा की इकाई भी कैलोरी है। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाएगा गर्माहट। क्यों? क्योंकि जो हीट, ठीक है, अगर आपको हिंदी में थोड़ा कंफ्यूजन हो तो आप लोग इंग्लिश जरूर देख लिया करिए कि इंग्लिश में क्या दिया गया है। तो हीट क्या है? हीट की इकाई है कैलोरी। बात समझ रहे? ऊर्जा और ऊष्मा मतलब गरम की इकाई क्या है? कैलोरी है। आगे देखते हैं, दर्जी से परिधान बनवाने की अपेक्षा पूर्व निर्मित यानी कि रेडीमेड परिधान अधिक लोकप्रिय। क्यों? क्योंकि वे अधिक समय तक चलते हैं, कहा नहीं जा सकता, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा कि वह आसानी से उपलब्ध हमें हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एजोइक रंजक है कैसा? सल्फोनिक एसिड, जल में अघुलनशील, ल्यूको यौगिक रंजक, या फिर जो मॉर्डेन के साथ उपयोगी होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाएगा ए, एजोइक रंजक की, यानी कि जो एजोइक डाई है वह सल्फोनिक एसिड है। ठीक है, इसे नेप्थोलिन डाई भी कहते हैं और यह मेनली किन किन कपड़ों पर दिया जाता है? तो जो वस्त्र यानी कि सूती वस्त्र, जो कि वनस्पति जगत से पाए जाने वस्त्रों पर हम इसका उपयोग करते हैं। किसका? सल्फोनिक एसिड का। आगे देखते हैं, कौन सी प्लीट परिधानों में प्राय ट्रिमिंग की तरह उपयोगी होती है? तो ट्रिमिंग के लिए, यानी कि अच्छी चीज़ नीचे से एकदम अच्छे से दिखे, उसके लिए कॉर्टिज प्लीट का हम लोग उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पॉलिएस्टर बनता है, तो पॉलिएस्टर किससे बनता है?
सॉरी, आप लोग पढ़िएगा। तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा सही हो जाता है बी, जो है वह पॉलिएस्टर इससे बनता है। पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। आगे आप लोग देखिए, जब हम कपड़े को धोने हेतु जल में डिटर्जेंट डालते हैं तो इससे क्या होता है? सतह का तनाव घट जाता है, सतह का तनाव बढ़ जाता है, सतह का तनाव वैसा ही रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब हम डिटर्जेंट डालते हैं धोने के लिए पानी में तो क्या होता है? सतह का तनाव जो है वह घट जाता है। तो जो कहने का मतलब ये है कि जो जल की कठोरता है वह कम हो जाती है। ठीक है, कठोर जल में डिटर्जेंट डालने से जल की कठोरता कम हो जाती है और वह जल जो है वह कपड़ा धोने के लिए उपयुक्त हो जाता है। इस तरीके से हम लोग कहते हैं कि सतह का तनाव जो है वह घट जाता है, जिससे कपड़ा जो है वह आसानी से धुल जाता है। आगे देखते हैं, प्लेकेट वह कट है जो किनारे को सही करने के लिए किया जाता है, सही आकार देने के लिए, वस्त्रों को पहनने में आराम करने के लिए, वह खुली परिसज्जा की सिलाई के लिए नहीं। तो जो प्लेकेट होता है वह कमर पर इलास्टिक डालने के लिए खोला गया स्थान है। ठीक है, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि पेटीकोट में भी आगे जो खुला हुआ स्थान रहता है उसे भी प्लेकेट ही कहते हैं। तो कमर पर इलास्टिक डालने के लिए जो खोला गया स्थान होता है वही प्लेकेट कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा मदुरई, जो कि तमिलनाडु का एक शहर है। इसमें विशेष प्रकार की बांधनी को कहते हैं। तो घरचोला, लहरिया, चुनरी या फिर सुनगड़ी। तो देखिए, जो घरचोला और चुनरी है ये गुजराती जो है बांधनी को कहते हैं, और ये सुनगुड़ी इसे कहते हैं तमिलनाडु की बांधनी को। ठीक है, तमिलनाडु में यानी मदुरई में जो विशेष प्रकार की बांधनी है उसे कहते हैं सुनगड़ी। आगे देखते हैं, किस बुनाई से बना कपड़ा सीधा उल्टा एक समान होता है? तो जो सादी बुनाई से बना हुआ कपड़ा होता है वह सीधा उल्टा एक समान होता है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल रक्त कण मानव शरीर में कहाँ बनते हैं? तो लाल रक्त कण मानव शरीर में अस्थि मज्जा में बनते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये सब जानते होंगे, आप सभी लोग जानते होंगे कि लाल रक्त यानी आरबीसी जो है वह कहाँ बनता है? तो अस्थि मज्जा में आरबीसी बनता है। अब देखिए, लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे ये आंसर चाहिए, आप लोग इसको आंसर जरूर बताइएगा। आगे देखते हैं, 22 जोड़े क्रोमोसोम को जाना जाता है, किसमें जाना जाता है? तो जो 22 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं उन्हें ऑटोसोम यानी समजातीय के रूप में जाना जाता है। आप लोगों को पता होगा कि मनुष्य में जो है वो 23 जोड़े गुणसूत्र मिलते हैं, जिनमें से 22 जो होते हैं वह एक तरह के होते हैं, और जो 23वां जोड़ा होता है वही लिंग का निर्धारण करता है। तो जो 22 जोड़े एक समान होते हैं उन्हें समजाति यानी ऑटोसोम्स कहते हैं, और जो 23वां जोड़ा जो स्त्रियों में XX के रूप में मिलता है जबकि पुरुषों में XY के रूप में मिलता है, और यही जो है वह लड़का और लड़की का निर्धारण करता है। तो यही 23वां जोड़ा वह अलग होता है। तो 22 जोड़े क्रोमोसोम एक जाति के होते हैं, इन्हें ही ऑटोसोम्स कहते हैं। आगे देखते हैं, दूध में मिलावट को ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बेहद आसान सा क्वेश्चन है, लैक्टोमीटर का यूज करते हैं। उस हार्मोन का नाम बताइए जो मानव शरीर में रक्त ग्लूकोज के स्तर को सामान्य रखता है। तो इंसुलिन नामक हार्मोन्स जो होता है, इंसुलिन नामक हार्मोन्स जो है वह मानव शरीर में रक्त ग्लूकोज के स्तर को सामान्य बनाए रखता है। आप लोग ये इसका भी आंसर बताइएगा कि इंसुलिन नामक हार्मोन्स हमारे बॉडी में कहाँ पर बनता है, कहाँ से यह निकलता है? ठीक है, इसका आंसर भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। आगे देखते हैं, एकमात्र अनाज जिसमें कैरोटीन पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, कैरोटीन केवल एक ही अनाज में पाया जाता है, वो कौन सा है? तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा मक्का में। ठीक है, मक्के में केवल एक ही अनाज ऐसा है मक्का जिसमें कि कैरोटीन पाया जाता है। कैरोटीन हमारे बॉडी में किस रूप में परिवर्तित हो जाता है? तो कैरोटीन हमारे बॉडी में विटामिन ए के रूप में परिवर्तित हो जाता है। विटामिन ए का प्रीकर्सर किसे कहते हैं? तो कैरोटीन को ही विटामिन ए का प्रीकर्सर कहते हैं। इसको हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। आगे देखते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा की विधियां हैं, कौन कौन सी? व्यक्तिगत संपर्क, सामूहिक संपर्क, जनसंपर्क या फिर और? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा सही हो जाएगा सभी, यानी स्वास्थ्य शिक्षा की विधियां व्यक्तिगत, सामूहिक और जनसंपर्क, तीनों तरीके से स्वास्थ्य शिक्षा की विधियों को हम लोग समझ सकते हैं। आगे देखते हैं, विटामिन B12 की कमी से होता है। तो विटामिन B12 की कमी से रक्ताल्पता, पर्नीशियस रक्ताल्पता विटामिन B12 की कमी से होता है। आप लोग ऑप्शन में आयरन मत टिक करिएगा, पर्नीशियस रक्ताल्पता विटामिन B12 की कमी से होता है। लास्ट है हमारा, गर्भकालीन विषाक्तता संबंधित है किससे? उच्च रक्तचाप से, सूजन से, एल्ब्यूमिनेरिया से या फिर ऑल? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा सही हो जाता है ऑल, यानी ये सभी जो है वह गर्भकालीन विषाक्तता से संबंधित हैं।
तो फ्रेंड्स खत्म करते हैं यहीं पर आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर लीजिएगा। सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी, आप लोग वहाँ से भी मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।